हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म इंस्टीट्यूट पर। और हमने पहले कुछ दिनों में एक डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का टॉपिक ख़त्म किया है। अगर आपने वो वीडियोस छोड़ दिए हैं तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि उनसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। और बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि जब से वीडियो देखी है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो चुटकियों में सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर बाई चांस आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अब हमने ऐसा टॉपिक उठाया है जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ करती है। रियल नंबर्स जो पहला टॉपिक है जिसे बहुत सारे बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, आज वो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और सबसे अच्छी बात, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर देने वाला हूं। तो हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर देने हैं। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप लिखकर बता सकते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आओ चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स के अंदर कि नंबर सिस्टम आपने पिछले साल चैप्टर 9 में पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत हम जानकारी ले लेते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर हैं जो आएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर क्या होता है, वर्ड के आगे जैसा कि लिखा हुआ है नेचुरल। तो नेचुरली जैसे कि कभी भी आप क्लास में गए, आपसे पूछा गया कि भाई कितने बच्चे क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो आपने काउंटिंग शुरू की होगी 1 2 3 4 5, 5 बच्चे सर आज आए हैं। तो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करी, नेचुरली नंबर 1 से आपने स्टार्ट किया। तो आपको अपने आप से ही पता लग जाएगा कि नेचुरली जो नंबर आपके मुंह से पहला निकलेगा वो 1 होगा, कभी भी कोई काउंटिंग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जिन्हें बोला जाता है। 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर को याद करने का तरीका है जिसके अंदर सभी तरीके के नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ऐसा नंबर सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो इंक्लूड कर दो तो वो होल नंबर बन जाते हैं। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। होल कैसा होता है बच्चों, होल होता है बिल्कुल गोल। देखा होगा चूहा आपके घर में घुसा होगा, उसने होल बनाया होगा, तो होल देखा आपने। होल कैसा होता है, गोल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर जो पूरी काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हुए इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे ध्यान रखना है आपको, एक छोटी सी इसकी एक खास बात बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। इंटीजर्स होते क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर आप इसकी एक छोटी सी खास बात देखिए। आपने जितने भी तरीके के नंबर पढ़े हैं सबके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर। नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इंटीजर के पीछे नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ खास बात है। इन सभी से हटके कुछ तो अलग होगा कि इसका नाम जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसके अंदर प्लस वाले भी सारे नंबर आते हैं, माइनस वाले भी सारे नंबर आते हैं और जीरो भी आता है। तो सभी नंबर्स का निचोड़ क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। क्योंकि इसके नाम में भी थोड़ा सा बदलाव है, इसीलिए आपको अब लर्न करने में आसानी होगी। भूलना नहीं है अपने को, क्यों, क्योंकि ये जीवन भर अपने काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या काम आने वाला है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा चार्ट के थ्रू। तो ध्यान से समझना सभी बच्चे। यहां देखो, सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, बता सकते हो क्या, तो आपको बोलना है कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों तरीके के नंबर आते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा। रेशनल नंबर नहीं पता क्या, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q क्या है, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बात समझ में आई। जिस भी नंबर को
आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख पाओगे उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। अच्छा, कोई ऐसे भी नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते या जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं लिख सकते? बिल्कुल हाँ, अंडर रूट वाले नंबर्स देखिएगा, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि इनको हम क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जिन नंबर्स को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो क्या हो जाते हैं? इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों को मिलाकर जो नंबर बनते हैं वो क्या है? आज का हीरो है हमारा रियल नंबर। समझ में आ गई है आपको बात? इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। कोई पूछेगा इसके बारे में तो आपको अब बता देना है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं आप सभी को पता है। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं। होल नंबर का काम हो गया, होल नंबर का मतलब 0 से लेकर पूरे पॉजिटिव नंबर, ये आ गए किसके अंदर? होल नंबर। तो सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं। आगे चलते हैं, होल नंबर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर मैंने आपको अच्छे से बताया है कि सारे काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है। सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलाकर रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर जो है सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आएगा, वो चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ध्यान से सुनना, एक टॉपिक था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो कैंसिल आउट हो चुका है। आपका जो पहला टॉपिक आएगा वो पहला टॉपिक होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, इस टॉपिक के नाम का मतलब पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, यहां पर यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन था। डिवीजन आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने वाले प्रोसेस को डिवीजन कहा जाता है। ये वर्ड आपके सामने नया है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है जो भी प्रोसेस आपने किया है, जैसे कि आपने मैगी बनाई है तो मैगी बनाने की क्या एल्गोरिदम है, आपने किसमें कितना पानी डाला, कब हल्दी डाली, कब नमक डाला, कब मैगी डाली और कितने मिनट उबाली? 2 मिनट। तो ये पूरा प्रोसेस जो रिटन फॉर्म में होता है इसको एल्गोरिदम कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो यहाँ पर इन तीनों वर्ड का मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि यूक्लिड के डिवीजन करने वाले तरीके को हमें यहाँ पर लिखना है। डिवीजन आप सबको आता है, लेकिन यूक्लिड का डिवीजन का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और ये क्या काम में आने वाला है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, एल्गोरिदम का मतलब आपको समझ में आ गया ना? एल्गोरिदम का मतलब है जो आप प्रोसेस यहां करने जा रहे हो उसको रिटन फॉर्म में भी लिखना है। अब वो रिटन फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो ध्यान से देखना एक बार, अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 2 नंबर आपको दिए हुए हैं। यहां पर दे रखा है 135 एंड 225। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि बचपन में आपको पता होता था कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। तो यहां पर बड़ा नंबर क्या है? यहां पर बड़ा नंबर है 225। पता है आपको? ये बड़ा है, छोटा कौन है? 135 यहाँ पर छोटा नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 225 को अंदर रखेंगे और डिवाइड किससे शुरू करेंगे? 135 से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो अब सभी को पता होगा इसको डिवाइजर कहा जाता है, इसको डिविडेंड कहा जाता है। अब मैं इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 225 से छोटा आ जाए? ये तो बचपन में करा होगा। डिवाइड तो बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं कैसे किया जाता है। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा नंबर बड़ा आ रहा है, तो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर मैंने 1 लिखा बच्चों। ठीक है, 1 लिखने के बाद जब मैंने इसको 135 में माइनस किया तो माइनस करने के बाद मेरे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए। 5 में से 5 माइनस करके 0 आ गया। 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं। 12 में से 3 को माइनस करोगे, यहां पर आपका रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 90 यहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 90 का क्या करना है, ये ध्यान से सुनना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू होने वाली है। अभी तक आप क्या करते थे, इसी तरीके से डिवाइड करते चले जाते थे नीचे तक। ठीक है, यूक्लिड के डिवीजन के प्रोसेस में क्या अलग है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां तक की स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने यहां से 90 जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को डिवाइजर बना दिया।
ध्यान से सुनना, उस 90 को डिवाइजर बना दिया और डिविडेंड किसको बना दिया, यहां पर जो पहले डिवाइजर था। ठीक है, ये देखो ध्यान से, यहां पर 135 लिख दिया। अब क्या है, ये कैसे आया मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं। पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को हमने बना दिया डिवाइजर, और जो पहला डिवाइजर था उसको कहां उठा कर ले आए, हमने उसको बना दिया डिविडेंड। अब 90 से मैं इसको जब डिवाइड करने वाला हूं तो डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई किया तो बड़ा नंबर आ जाएगा, इसीलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से किया। 1 से किया तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, 90 आ गया। 90 में से जब इसको मैंने माइनस किया तो देखो क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अब 45 बच गया। वापस से वही प्रोसेस दोबारा से अब देख लेना ध्यान से, अब की बार भूलना नहीं। नया ये 45 था, 45 जो है उसको डिवाइजर बना दिया है, और डिवाइजर के बाद यहां डिविडेंड किसको बना दिया है, डिविडेंड हमने बना दिया है 90 को। ध्यान से देखो, इस 90 को उठा के कहां ले आए, अंदर ले आए। अब 45 की टेबल में 90 तो सभी जानते हैं कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है। इसको हमने माइनस कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, इस प्रोसेस के बारे में कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। बात समझ में आ गई, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखने के बाद आपको क्या इस प्रोसेस से मिलेगा, ये प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं भाई, तो ध्यान से समझो। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम प्रोसेस किया जाता है क्या फाइंड करने के लिए, HCF फाइंड करने के लिए। बात समझ में आ गई, HCF फाइंड होता है। अच्छा, इनमें से HCF क्या है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी आगे से और भी अच्छे से समझेंगे पर अभी ध्यान से सुनो। इन दोनों का HCF अगर आपको फाइंड करना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू आप इसको सॉल्व करके HCF आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, HCF है क्या, तो ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। जिस नंबर से डिवाइड करने पर लास्ट में 0 आता है, दोबारा लाइन रिपीट कर रहा हूं, जिस नंबर से डिवाइड करने पर लास्ट में 0 आता है उस नंबर को ही HCF कहा जाता है। अभी किस नंबर से डिवाइड करने पर 0 आया तो वो नंबर हो गया है आपका HCF। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो हो गया इसका डिवीजन प्रोसेस, डिवीजन आपको आ गया होगा। लेकिन यहां देखो ये वर्ड लिखा हुआ है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं तो ध्यान से देखो, कितनी बार आपने डिवाइड किया, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप। तो इस तरीके से 3 स्टेप में आपने इसको डिवाइड किया है। तो इन तीनों स्टेप को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में लिख देना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो, स्टेप 1, आपको ये फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ रहे होंगे, कैपिटल D इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय Q प्लस R। ठीक है, इसी तरीके से यूक्लिड ने अपनी तरीके से लिख लिया था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A और B क्या है यहाँ पर, A और B ये दोनों नंबर्स हैं। समझ में आ गई बात, A जो है वो बड़ा नंबर है, B जो है वो छोटा नंबर है। यहां पर इसको A लिख दिया और इसको हमने B लिख दिया। बात समझ में आई। चलो इसको मैं अब इसकी फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। देखो स्टेप 1 पूरी की पूरी लिख दी। स्टेप 2 ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं ये यहाँ पर देखो, स्टेप 2 के अंदर मैंने 135 को डिवाइड किया, 90 को 1 बार काउंट किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस बचा 45। आगे चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में मैंने क्या किया, स्टेप 3 में मैंने 90 लिखा, 45 को मल्टीप्लाई किया, 2 से प्लस 0 लिख दिया। जिस नंबर से डिवाइड करने पर आपके 0 आएगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। सभी को क्लियर हो गया क्या ये प्रोसेस? अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो इन दोनों को HCF फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का सहारा लिया है भाई। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या काम आ रहा है आपको पता लग गया होगा, टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का HCF फाइंड करना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा दो। भैया एल्गोरिदम लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये एल्गोरिदम नहीं लिखी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये डिवीजन चाहे तुम वहां शो करो या नहीं करो, लेकिन एल्गोरिदम तो शो कर देना, एल्गोरिदम के ही मार्क्स हैं। आगे चलें, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है वो पता लगा लो। तो चलो मैं बड़ा नंबर पता लगा रहा हूं, ध्यान से देखना।
ये मैंने आपके यहाँ पर बड़ा नंबर पता लगाया कि 412 जो है वो किससे बड़ा है, 340 से बड़ा है। आपको मैंने कहा था बड़े नंबर को क्या लिख देना, A लिख देना, छोटे नंबर को क्या लिख देना, B लिख देना। अब डिवीजन करना है। अब मेरी वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करने के बाद आगे बढ़ो, खुद से डिवाइड करने की कोशिश करो। आप सोच लो कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोर्ड पर लिख ही नहीं रहा हूँ। आपको क्या करना है, खुद से डिवाइड करना है भाई। 340 यहाँ पर लिखा हुआ है, 412 यहाँ लिखा हुआ है, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। चलो मैंने इसको सॉल्व किया, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको पता ही है कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 340 आ गया। 412 में से 340 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग बच रहा है, 2 में से ये गया 0, तो यहाँ पर आपका आ गया 2, और यहाँ से आपने इसको माइनस किया तो ये आ गया आपका 7, तो 72 आपका आ गया। अब क्या करना था बच्चों, 72 को आपको कन्वर्ट कर देना था डिवाइजर में, और डिविडेंड किसको बना देना था, इस वाले नंबर को यहाँ डिविडेंड बना देना था। तो यहाँ पर क्या आ गया, 340 आ गया, 340 आ गया, 72 आ गया। अब आपको क्या करना है, पता लगाना है कि 72 की टेबल में ऐसा कोई नंबर तो नहीं कि वो 340 आ जाता हो, या तो 340 आ जाए और या फिर उससे जस्ट छोटा नंबर आ जाए। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 72 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, देखो यहाँ पर आ गया 288। अच्छा, 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर बड़ा नंबर आ रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, छोटा नंबर लिया और माइनस कर दिया। माइनस किया तो देखो क्या आया, यहाँ पर आ गया आपका 62। ठीक है, ये 62 आपका रिमाइंडर बच गया। अब बच्चों ध्यान से देखना कि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 62 को हमने क्या किया, डिवाइजर में कन्वर्ट कर दिया है और डिविडेंड किसको बना दिया है, 72 को बना दिया है। अब तो बहुत सिंपल सा होता जा रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तुम सब बोलोगे 62 को 1 बार कर दो, माइनस कर दोगे आ जाएगा 10, फिर वापस से 10 को कन्वर्ट कर दूंगा। ध्यान से देखना, 10 को कन्वर्ट कर दिया और ब्रैकेट में यहां पर क्या लिख दिया, 62। अब 62 को करोगे कितनी बार, 6 टाइम, यहां पर क्या आ गया, माइनस कर दिया, कितना बचा 2, वापस से 10 को उतार लो, जब तक कि 0 नहीं आ जाता आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू चलते जाना है। और मैंने कहा था कि जब 0 आ जाए तो आप क्या करोगे, उसे ही मान लोगे HCF, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि स्टेप लिखनी बाकी है ना। आप खुद ही लिख लोगे क्या स्टेप, चलो मैं बताता हूं। पहली स्टेप यहाँ देखो, 412 इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर का 72, ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप लिख दोगे, दूसरी स्टेप लिखोगे 340 इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 62। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर थर्ड स्टेप लिखोगे, थर्ड स्टेप में लिखोगे 72 इज इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 10। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, 4th स्टेप लिखते हैं 62 इज इक्वल टू 10 से डिवाइड किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा। और 5th स्टेप में आप क्या लिख दोगे, 5th स्टेप में लिख दोगे लास्ट स्टेप 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इधर कितना रिमाइंडर बच गया, 0। और मैंने कहा था कि जिससे रिमाइंडर 0 बच जाए उसी नंबर को HCF कहा जाता है। तो आपको लिखने का तरीका भी बता देता हूं, कैसे आप लिखोगे, ध्यान से देखो। आप लिखोगे HCF ऑफ 340 एंड 412 इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई होगी सभी को। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, सभी को क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे आप ऐसे, जिसमें आपका काम हो जाना है। और एल्गोरिदम को लिखना मत भूलना, क्योंकि एल्गोरिदम आपने जो लिखी तो आपका क्या हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा अगर नहीं लिखी तो, ठीक है। डिवीजन चाहे करो या नहीं करो, लेकिन ये तो लिख कर ही आना। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। मान लो अगर फिर भी कहीं डाउट है तो एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये देखो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। हटके क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 नंबर आ चुके हैं। अभी तक आप 2 नंबर का कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, 3 आए हैं 300। हमें क्या करना है, पहले 2 को करना है हमें। तो भैया यहाँ पर 84 और 90, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये सॉल्यूशन किया मैंने, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 90 बड़ा है, 84 छोटा है। 90 को कहाँ लिख दूँ, 90 को अंदर लिख दिया, 84 को बाहर। डिवाइड करूँगा, सभी को पता है एक बार जाने वाला है, माइनस कर दिया, कितना बच गया, 6 आ गया। यहाँ पर 84 लिख दिया। 84 से इसकी टेबल देखो,
84 से कैंसिल हो रहा है क्या भैया? हो रहा है। 6 1 जा 6। और अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लेना, अगर ये पूरा नंबर इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो एक बार में कैंसिल आउट करके यहाँ पर लिख देना। 6 1 जा 6 हो गया, यहाँ से 2 रिमाइंडर गया, 6 4 जा 24। तो देखो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 84, माइनस किया 0 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर ये 6 आ चुका है HCF। तो इन दोनों का आप क्या लिख दोगे, इन दोनों का HCF आपका क्या आ गया है बच्चों, 6 आ गया है। लेकिन हमारा काम अभी आधा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 3 नंबर है। अब आपको क्या करना है, जो इन दोनों का HCF आ चुका है उसी HCF से आपको इस 120 को डिवाइड करना होगा। और 100% है कि आपका वही 6 HCF आने वाला है। लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना, जिस नंबर को आपने यहां पर देखा है कि डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, आपको क्या करना है, उसी नंबर को यहां पर रखना है तीसरे नंबर के साथ और डिवीजन प्रोसेस लगाना है। पर यह कंफर्म है कि एक बार में आपके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6 2 जा 12 और 0 लगा दिया, तो ये देखो 120 एक बार में डिवाइड हो गया है। अब हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखो, HCF ऑफ 84, 90 एंड 120, आपका क्या HCF आ गया है, 6 आ गया है। आप यहां लिख ही दोगे, समझ में आ गया? अच्छा क्या बाकी है लिखना, सभी को पता है एल्गोरिदम लिखनी है, एल्गोरिदम लिख ही दोगे। एल्गोरिदम कैसे लिखनी है पता ही है, पहली स्टेप दूसरी स्टेप यहां लिख दोगे। स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 1 में आपने लिखा कि यहाँ पर था 90 इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर बचा 6। दूसरी बार आपने क्या किया, स्टेप 2 में आपने लिखा 84 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस रिमाइंडर बचा 0। आगे चलते हैं, स्टेप 3 में आपने क्या किया भाई, स्टेप 3 का लिख दो। यहाँ पर जो कर रहे हैं वही तो लिखना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 120 को आपने डिवाइड किया किससे, 6 से डिवाइड किया, कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 20 बार, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 आ गया। समझ में आ गई क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक आपका टॉपिक है जिससे आप क्या फाइंड कर रहे हैं, HCF आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का जो पहला टॉपिक है, मुझे लगता है कि अब आपको वो क्लियर हो गया होगा, आसानी से आपको इसके सारे क्वेश्चन सब समझ में आ जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस चैप्टर के अंदर एक थ्योरम भी है, ठीक है, उस थ्योरम का नाम क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये जो रामायण लिखी हुई है, इस रामायण को मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी लिखी हुई है, जो फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले को मैं अभी आगे दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ। और आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक छोटी सी लाइन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझ लेना है। वो छोटा सा थ्योरम क्या है भाई, फंडामेंटल थ्योरम है क्या, उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको ये याद रखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि सर ने ये कौन सा वर्ड यूज कर लिया, कंपोजिट नंबर। तो वो कंपोजिट नंबर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना एक बार। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर होते हैं आपके ऐसे नंबर्स जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अभी याद नहीं आया क्या, आप देशी भाषा में समझो, आप जैसा कि आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, ऐसा नंबर जो कि 2 से ज़्यादा टेबल में आता है। अच्छा भाई ऐसा कोई नंबर है क्या, बताता हूँ, ध्यान से देखो। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना, 4 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके 3 फैक्टर्स होते हो। अच्छा 4 के 3 होते हैं क्या, ध्यान से देखो, पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर खुद 4। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर है क्या, 6 है। देखो ध्यान से, 6 है, 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और खुद 6। ठीक है, देखो चारों की टेबल में आता है ना, और टेबल छोड़ो, इन चारों के फैक्टर है 6। समझ में आ गई? तो अपने को क्या याद रखना है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसके अलावा मैंने एक और वर्ड यूज किया था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर सुनो ध्यान से, क्या होता है,
प्राइम नंबर बता रहा हूं, अब ध्यान से देखना। यहां पर मैंने लिखा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये तो बच्चों को पता है, लेकिन भूल जाते हैं भाई, कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दोनों को आपको याद रखना है। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं। समझ में आ गई? ध्यान से देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर 1 क्यों नहीं होता? बेटा 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1 का क्या है? एक ही फैक्टर है, दूसरा फैक्टर कोई भी नहीं है, क्योंकि 1 क्या है? खुद की टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो 1 क्या है? प्राइम नंबर है या नहीं? तो आप क्या बोलोगे? सर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 देखो, 2 क्या है? 2 के 2 फैक्टर्स हो गए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने जरूरी हैं और कंपोजिट के 2 से ज्यादा। सभी को क्लियर है? अब वापस से अपनी इधर आ जाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? ये बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या कहना चाह रहा हूं, इधर समझो। अभी मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। तो मैं इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, तुम सबको पता है, और कोई ज़्यादा समझदार होगा तो ऐसे लिख देगा। समझ में आ गई बात? और भी निकाल लो। और कंपोजिट नंबर मैंने आपको क्या बताया? 6 बताया। 6 के अलावा 6 किसके फॉर्म में आ जाएगा? ये देखो, ये आ गया। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर जो अगर ज़्यादा 2 से ज़्यादा नंबर हैं या 2 नंबर हैं तो उनमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड होते हैं। आप जानते हो एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं? अभी एचसीएफ तो फाइंड करना बताया ही सही, एलसीएम क्या होता है अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसी के अंदर एक फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस फॉर्मूले पर ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का एलसीएम और उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये थ्योरम आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। बात में आ गई? समझ में आ गई सभी को बात? तो क्या है कि अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर क्या आता है। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पर देखो, ये एक मैंने चार्ट के थ्रू आपको समझाया हुआ है, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पूरा ढंग से बता दिया है। तो ध्यान से देखो, यहां पर एक नंबर था, ये कंपोजिट नंबर था। क्यों? क्योंकि इसके क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब कंपोजिट नंबर को हमने क्या किया? यहां पर देखो, हमने इसको क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, आपको ये पता होगा कि सर ये तो एलसीएम बोलते थे इसको। तो बेटा एलसीएम नहीं बोला करते इसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपने क्या किया? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से देखो, इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में शो कर दिया। तो मैंने यही तो बोला था आपको कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। वो क्या होती है? वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। चलो ध्यान से देखते हैं, आगे चलते हैं भाई। आगे चलते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं? मैं रेशनल नंबर आपको पहले भी बता चुका हूं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, पर डेफिनेशन पढ़ लो। यहां क्या लिखा हुआ है? द नंबर इज नोन एज रेशनल इफ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ m/n या p/q, या फिर बोले तो फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में आप किसी नंबर को लिख पा रहे हो तो उसे क्या कह दिया जाता है? रेशनल नंबर कह दिया जाता है। रेशनल नंबर क्या हो गए? जैसे कि 1/2, जैसे कि 3/2, जैसे कि 3/4, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की बात करूं तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर हो गए जिनको हम क्या करते हैं? अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये √2 लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। √4 को इरेशनल मत समझ लेना, वो क्या है? वो एक बहरूपिया है। ध्यान से देखो, रूप बदल कर आया है। क्या ये क्या बता रहा हूं मैं? √4 को आप क्या लिख सकते हो? √4 को आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये √4 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों ये रेशनल होता है। इसे देखोगे तो इरेशनल मत बोल देना कि सर ने तो कहा था कि रूट वाले नंबर्स को इरेशनल कहा जाता है। ठीक है, तो इनको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो इनको इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इनको रेशनली बोला जाएगा। ठीक है,
रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस सभी को पता लग गया होगा। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताओ। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसको तो एक बार आप ध्यान से देख ही लेना, पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं। तो ध्यान से समझो, कोई भी नंबर आपको अगर दिया हुआ है, जैसे कि आपको ये नंबर दिया हुआ है 3/8, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं रेशनल नंबर की, तो ये सबसे पहले आपको देखना है कि रेशनल है कि नहीं। तो आपने कहा सर रेशनल है, मैंने पूछा कैसे, तो आपने बोला कि सर अभी आपने ही तो बताया था कि जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं उनको हम रेशनल कहते हैं, तो ये रेशनल है क्या, बिल्कुल है। अब आपको पता लगाना है कि क्या ये डेसिमल, इसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों अजीब से वर्ड आ गए, इनके बारे में कौन बताएगा। अभी देखो ना, वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो आपको पता लगेगा। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको पता नहीं है, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, हमने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे पता लगेगा, मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डिवाइड करते जा रहे हैं और डिवाइड करते करते रिमाइंडर 0 आ गया। भाई बात समझ में आ गई, डिवाइड 0 करा और रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है, इसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया फिर, ये तो अपने आप आपको पता लग गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया है कि ऐसा डिवाइड देखा होगा आपने कई बार, जिसको करते जा रहे हैं और फिर हमने थक गए और हार मान ली। ऐसा कब होता है, जब ऊपर वाला नंबर दोबारा रिपीट होने लग जाता है। हाँ, वो आपसे कहा होगा ना कि जब नंबर दोबारा रिपीट होने लग जाए तो क्या करो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो अब उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। तो बच्चों, उन्हें ही कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। बात समझ में आ गई, जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, ठीक है भाई। अच्छा, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक ताकत है, वो आपको दे रहा हूं मैं आज। क्या ताकत है भाई, कि मैं बिना डिवाइड करे पता लगा सकता हूं कि ये पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको भी पता लगाना है ना, तो ध्यान से समझो। आपको क्या करना है कि यहां पर जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इस डिनोमिनेटर को आपको देखना है और इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे निकालते हैं, 2, 4, फिर वापस से 2, फिर वापस से 2, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी फॉर्म में आ गया, तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर की फॉर्म में आ गया। तो बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपके पास फैक्टर्स आते हैं 2 की पावर में या फिर 5 की पावर में। 5 की पावर में कैसे आएंगे, 5 की पावर में आएंगे जब आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये देखो, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तब आप क्या कर दोगे, इसका डिनोमिनेटर देखोगे तो 5 की पावर 2 है ये। अगर 2 की पावर में आते हैं या 5 की पावर में आते हैं या फिर दोनों की पावर में आते हैं, भाई दोनों की पावर में कैसे मिलेंगे, तो दोनों की पावर में ध्यान से देखो, मान लो यहां पर आ गया आपके 3/10। अब 10 के फैक्टर्स निकालो, देखो क्या आ रहे हैं, 2 × 5। तो देखो, अगर आपके 2 की पावर में आ रहा है, 5 की पावर में आ रहा है, या 2 और 5 दोनों की पावर में आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको, टर्मिनेटिंग। क्या बोलोगे बच्चों, टर्मिनेटिंग बोलोगे। अच्छा, इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया, 2, 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, आपको क्या बोल देना है, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। ये देखो ध्यान से, 1/7 करते रहो डिवाइड, बार बार आएगा यही नंबर, रिपीट होता जाएगा। समझ में आ गई बात। आपको कैसे पता लगेगा, डिनोमिनेटर देखकर। देखो डिनोमिनेटर क्या है, 7 लिखा हुआ है। अच्छा, 7 नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, या तो 2 की पावर में आना चाहिए या 5 की पावर में आना चाहिए, या फिर उन दोनों की पावर में आ सकता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग कहा जाता है। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए, आप क्या बोलोगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। अब मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बता देता हूं। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को वो आता होगा, पर फिर भी एक बार आप ध्यान से देखो कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। इससे आपकी फंडामेंटल थ्योरम भी एक बार के लिए क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना है ना।
तो सभी बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 140। अब इस 140 को आपने इस तरीके से बचपन में सॉल्व किया होगा। यहाँ पर आपने लिखा होगा 2, फिर आपने लिखा होगा 70, फिर आपने लिखा होगा 2, फिर आपने यहाँ पर लिखा होगा 3, फिर यहाँ लिखा होगा 5, फिर आपने यहाँ 5 से किया होगा, फिर यहाँ 7 से किया होगा, फिर यहाँ 7 से किया होगा, ये 1 आ गया होगा। ठीक है, ऐसा आपसे बोला गया होगा ऐसा करने के लिए। और इसी के साथ में कुछ ऐसे वर्ड भी बोले गए होंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पर ऐसे ऐसे नंबर लिखना, बड़ा नंबर मत लिखना, पहले छोटा नंबर लिखना। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो मत लिखना, क्या लिखना, 2 लिखना। बोला था ना ऐसा। ऐसा पता है आपको क्यों बोला था? क्योंकि इस प्रोसेस का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आई? प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, हमें इस प्रोसेस से प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं। ये सारे नंबर क्या हैं, देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टर्स हैं। किसके? ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इनको आप क्या कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। 140 इज इक्वल टू, देखो क्या क्या मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब इसका देखा होगा आपने। और कुछ समझदार बच्चे ऐसा कर देंगे, यहाँ पर कितनी बार है 2, 2 बार है ना, तो 2 बार पावर लगा दो, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना सभी बच्चे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। सब समझ में आ गई? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स में उसको तोड़ देता है। ये कौन सी थ्योरम है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखो, ये 156 लिखा हुआ है, 156 के फैक्टर्स निकालता हूँ, ध्यान से देखना। चलो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं, 2 से किया तो देखो कितनी बार गया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से किया कितनी बार, 1 जा, फिर 3 जा, फिर कितनी बार आ गया, 13 बार, 1 से आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हमको मिल गए। किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? 156 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इनको क्या कर सकता हूं मैं, इनकी फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। समझ में आ गई बात? सभी को क्लियर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज के बाद एलसीएम मत बोलना इसको। अगर मैं बोलूं एलसीएम निकालो तो बोलो सर ये एलसीएम ही तो निकाला। एलसीएम नहीं है बेटा, ये एलसीएम एक अलग प्रोसेस है। हाँ, इसको यूज करते हुए वो फॉलो करते हैं, पर ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देखना, ध्यान से देखो सभी बच्चे। ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आपको इनको लिखना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आपको इसको लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना मैंने आपको अभी बताया ही था। ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में बता देना, और अगर नहीं हो तो इनके आंसर जो आ रहे हो वो लिख देना। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। अब जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ाया था, याद होगा आपको। मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपको बोला था कि किसी भी 2 नंबर अगर आपको दिए हुए हैं, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, 2 नंबर, अगर 2 नंबर आपको दिए हुए हैं तो उन दोनों का एलसीएम, किन दोनों का एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 और HCF ऑफ 26 एंड 91 किसके बराबर हो जाता है बच्चों? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपकी बुक में भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी की में, बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। बच्चों को क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में ही दिक्कत आती है। ठीक है, अब दिक्कत कैसे आएगी उसको अभी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सभी ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकाल देने दोनों के। ध्यान से देखो, तो मैंने निकाला, यहाँ पर आ गया 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 1 3, यहाँ से इसको सॉल्व किया 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद 91 के निकाल दिए, 91 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखो। 7 से किया, कितनी बार गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 बार आ गया। ठीक है,
तो ये तो आ गए आपके क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना अगर सीखना है तो ध्यान से देखना, सब भूल जाओ अभी दुनियादारी, अभी सिर्फ यहाँ देखो इधर, क्योंकि क्या होता है बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब ये देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स को यहाँ लिख दो। देखो यहाँ पे ये आपने क्या किया, 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ठीक है। ध्यान से देखो ऐसा ही यहाँ पर किया, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, आपको इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगी। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि आपको पता लग रहा है कि ऐसा नंबर जो कि दोनों के अंदर कॉमन आ रहा होगा। ध्यान से सुनना, ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है उसी को क्या बोला जाता है, उसको एचसीएफ बोल दिया जाता है, ठीक है। एचसीएफ बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ क्या आ गया आपका, दोनों कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 13 आपका कॉमन आ रहा है यहाँ पर दोनों में। अच्छा, अगर मान लो 2 नंबर कॉमन आ रहे होते तो उन दोनों को लिख देते हम। बात समझ में आ रही है ना। अगर मान लो ऐसा आ रहा होता, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक 5 और आ रहा होता, यहाँ पर भी एक 5 और आ रहा होता, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाता, 13 मल्टीप्लाई बाय 5। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाता आपका एचसीएफ। अभी क्या है, अभी भाई अपना 13 ही कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एचसीएफ हो जाएगा 13। ध्यान से समझना, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब एक और ऑप्शन है इसके अंदर, मान लो ऐसा हो जाए तो, ध्यान से देखो, ये देखो इधर, मान लो यहाँ 13 की पावर होती 4 और यहाँ 13 की पावर होती 7। अब क्या करना है भाई, तो मैं बहुत एक छोटी सी ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है, जीवन में बहुत काम आएगी आपके। इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हमको क्या करना है, हमको नाम के अपोजिट चलना है। हाईएस्ट का अपोजिट क्या होता है, लोवेस्ट। आपको क्या करना है, इन दोनों में लोवेस्ट पावर देखनी है। अच्छा, लोवेस्ट पावर कौन सी है, 4। बात समझ में आई। तो 13 की पावर 4 क्या हो जाता, हमारा एचसीएफ हो जाता। बात समझ में आ गई। अभी क्या है, अभी पावर का लोचा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या है, दोनों के अंदर ही 1 पावर है, इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं आई। 13 की पावर 1 हमारा एचसीएफ आ गया। बात समझ में आई। अच्छा, अब एलसीएम की तरफ चलते हैं। ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है जहाँ पर बच्चे उलझते हैं, एलसीएम। ध्यान से सुनना, एलसीएम के अंदर हमें क्या करना होता है, एलसीएम के अंदर हमको जो है वो सारे नंबर लिखने पड़ते हैं। सारे नंबर कौन से लिखने पड़ते हैं, तो ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सारे नंबर मैंने लिख दिए। जो भी नंबर आपको आंख बंद करके यहाँ नंबर दिख रहे हैं वो सारे नंबर लिख दो। 2 लिख दिया, 7 लिख दिया, 13 लिख दिया। इसके अलावा कोई और नंबर तो आपको दिख नहीं रहा होगा। अब ये मत बोलना कि सर 13 तो 2 बार लिखा हुआ है। अरे भैया, एक बार ही लिखना है। अगर कोई नंबर 2 से ज़्यादा बार दिख रहा है या 2 बार दिख रहा है, उसको 2 बार मत लिखना, एक बार ही लिख देना, पर सारे नंबर लिख देना। लिख दिया। अब क्या करना है, सुनो, एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में तो वही नंबर लिखने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी जो जाता है दोनों में एक भी नंबर नहीं आ रहा होता, मिलता जुलता, फिर क्या हो जाता है, एचसीएफ 1 हो जाता है। बात समझ में आई। अगर मान लो यहाँ पर आपको दोनों के अंदर कोई भी नंबर मिलता जुलता नहीं दिख रहा है, तो आपको एचसीएफ क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। अब एलसीएम पर आ जाते हैं। ध्यान से सुनो, सबसे पहला काम करो, जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर्स को लिख दो। लिख दिया भाई। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखो, इन सभी नंबर्स की पावर लगानी है। अब पावर लगाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने वही तरीका बताया था ना, नाम का उल्टा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल। एल का मतलब होता है लीस्ट। एलसीएम की फुल फॉर्म पता है ना सभी को, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एल का मतलब है लीस्ट। आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर लगानी है। ध्यान से देखो, अभी पावर का लोचा नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आएगा ना वहाँ आपको बात मेरी समझ में आ जाएगी। क्या करना है, बड़े से बड़े पावर लगानी है। मान लो अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर वही मैंने बोला, यहाँ 7 होता, यहाँ 4 होता, तो आप यहाँ 13 की पावर क्या लगाते, बड़ी पावर लगाते भाई। बात समझ में आ गई। 13 की पावर 7 लग जाती, और बाकी की जो पावर है वो तो लिख ही रहे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है। अब सुनो ध्यान से,
अभी हमने क्या करा, अभी तो हमने हटा दी क्योंकि 13 की पावर 1 1 दोनों में आई थी क्वेश्चन में। अच्छा, अब ये तीनों नंबर लिख दिए, इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 7 2 14 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया 182। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 182। अब ये 182 आपका आ गया है, ये तो हो गया है आपका HCF और ये हो गया है आपका LCM। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला भी हमें प्रूव करना है। इस फॉर्मूले के लिए हमको क्या करना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, आपको एक तरफ तो लिखना है दोनों नंबर्स को, दोनों नंबर कौन से, 26 मल्टीप्लाई बाय 91, और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, दूसरी तरफ आपको लिखना है 13 मल्टीप्लाई बाय 82। ये दोनों क्या है, ये दोनों है LCM और HCF। आपने तो देखा अभी फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो इनको आप जब मल्टीप्लाई करो तो आपका दोनों नंबर क्या है, बराबर आने चाहिए। सॉल्व करोगे तो आपके दोनों तरफ क्या नंबर आ जाएगा, 2366 दोनों तरफ आपके नंबर आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ जाना आपने कहीं ना कहीं गलती की है। बात समझ में आ गई? चलें आगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, उसी तरीके से करने हैं। पहले क्या फाइंड करोगे, LCM, फिर HCF। इसमें भी LCM और HCF कैसे फाइंड होंगे मैं आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से पीछे करके देख लेना एक बार। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये फॉर्मूला लगाओगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, इससे क्या कर देना है अपने को, इससे अपने को इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई का मतलब होता है चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ध्यान से सुनना, LCM और HCF ही इस चैप्टर के अंदर से निकल कर आने वाला है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स के वही प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहला नंबर है 12, 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया फिर 1 3 आ गया और यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, 15 का करते हैं, तो 15 का ध्यान से देखना बच्चों, ये 15 का किया, 3 से किया, 3 5 से 15 होता है, और ये इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं 21, तो ध्यान से देखो, 21 को किया तो 21 आता है 3 की टेबल में 7 टाइम, और 7 से किया 1 आ गया। ठीक, अब देखो उसके बाद मैंने आपको कहा था कि तीनों नंबर्स को क्या करो, एक साथ लिख दो। एक साथ कैसे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। फिर इधर आ जाओ, 15 का लिख दो, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, फिर क्या लिखो, 21 का लिखो, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, मैंने आपको कहा था HCF निकालना है तो सबसे पहले देखो कौन सा नंबर सब में आ रहा है, तो ओनली एक ही नंबर है जो सबके अंदर कॉमन है, और पावर का भी कोई झंझट नहीं है, तो HCF क्या आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, अब HCF 3 आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, LCM निकाल देना है। LCM निकालोगे तो LCM कैसे सॉल्व करोगे, देखो LCM मैंने आपको बताया हुआ है। LCM निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, जितने भी नंबर हैं सारे नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। चलो सबसे पहले कौन कौन से नंबर है लिख देता हूँ, एक है 2, एक है 3, और क्या है यहाँ पर 5, और क्या है यहाँ पर 7। ठीक है, ये सारे नंबर मुझे देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं। अब इनकी क्या करनी है, L का मतलब मैंने आपको बताया था, L का मतलब होता है लीस्ट, लेकिन आपको पावर क्या लगानी है, हाईएस्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर 2 की कहाँ पर है, 2 की सबसे बड़ी पावर है 2, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, सभी में बराबर है 1, 5 की सबसे बड़ी पावर 1, 7 की सबसे बड़ी पावर 1। ठीक है, ये हो गया आपका 4, 4 3 जा 12, और 12 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आपको 35 से। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया 420। ऐसा काम नहीं करना अपने को कभी भी, ध्यान रखना, ये जो LCM है ये 420 LCM आया है, काम मत करना ऐसा, बहुत मार पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, इसी तरीके से आपको LCM और HCF आपको इन दोनों का फाइंड करना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ध्यान रखना, इसी मेथड से करना है और किसी से नहीं।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके लिए हमें क्या है, फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है आपको पता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, या 2 नंबर लिख लो। ठीक है, अब देखो HCF हमें यहाँ पर इसने दे रखा है, HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। LCM हमको फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से, ये आ गया आपका 306 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। LCM यहाँ पर है, ये मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 9 कहाँ चला जाएगा, 9 चला जाएगा इसके नीचे, और इसको आप सॉल्व कर दोगे। चलो देखो ध्यान से, ये देखो आपने क्या लिखा, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 9 से इसको कैंसिल आउट करोगे या फिर इससे इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि देखो ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 2। ठीक है, इनको सॉल्व कर सकते हो। फिर 3 से काट सकते हो, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ गया 22338। बात समझ में आ गई सभी को? आगे चले, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से कई बार क्या हो जाता है, आपके इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाती है LCM और HCF पे। ठीक है, लेकिन बच्चे पता नहीं लगा पाते कि इसमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा कि भाई इसके अंदर LCM निकालना है या HCF। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि 2 लड़के दौड़ रहे हैं, पता लगाओ एक पॉइंट पर कब मिलेंगे, 3 घंटियाँ बज रही है, इतने बजे इतने बजे इतने बजे, पता लगाओ तीनों एक साथ कब बजेगी। 3 लाइट चल रही है, तीनों लाइट कब, एक इतने बजे जलती है, दूसरी इतने बजे जलती है, तीसरी इतने बजे जलती है, पता लगाओ तीनों एक साथ कब जलेगी। तो इन तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कभी भी एक पॉइंट पर पर्टिकुलर पूछा जाए तो आपको निकालना है LCM। बात समझ में आ गई? ये एक शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद अगर मान लो आपको क्वेश्चंस में बोला जाए कि आगे 10 आदमी खड़े हैं, 50 आदमी एक्स्ट्रा हैं, उन 10 आदमी के पीछे उनको जमाना है। समझ में आई? कुछ मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन, कुछ मिठाइयाँ हैं जैसे कि काजू कतली मान लो, इन सभी को क्या करना है, एक ट्रे में अरेंज करना है। जब भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना HCF फाइंड करना है। अभी क्या है, यहाँ देखो ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं, कौन कौन, सोनिया है और दूसरा कौन है, दूसरा है आपका रवि। ये दौड़ लगा रहे हैं भैया, लगाने दो। दौड़ने से क्या होता है, ताकत आती है शरीर के अंदर, अच्छा रहता है, दौड़ना चाहिए सभी को। ठीक है ना, तो ये भी दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ने दो। हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको क्या देखना है कि 2 नंबर क्या है, एक है 18 और एक है 12। आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। चलो फाइंड कर देते हैं। ध्यान से देखो, 2 से किया कितनी बार, 9 बार, 3 से किया 3 आ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से किया 2 से किया कितनी बार, 6 बार, 2 से किया 3 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट LCM लिख दूँ तो ध्यान से देखो, इसके पास क्या आया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। इसके पास क्या आया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब 2 ही नंबर है यहाँ पर, एक 2 है एक 3 है। आपको क्या करना है, दोनों नंबर लिख देने हैं, मैंने बताया हुआ है। और इन सब की क्या कर दी नहीं, हाईएस्ट पावर, क्योंकि L का मतलब लोएस्ट है और इसके उल्टा करना है हमको, हाईएस्ट पावर लगानी है। दोनों में से 2 की पावर बड़ी कौन सी है, 2 है। ठीक है, दोनों में से 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 2 है। 36 मिनट, 36 मिनट के बाद दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को कैसे पहचानना है वो भी पता लग गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। आगे चलने के लिए यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि बिना डिवाइड किए कैसे पता लगता है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, 1 मिनट में, बहुत ही सिंपल से हैं। तो देखो आपको क्या चेक करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर आपको देखना है। और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर होनी चाहिए या 5 की पावर होनी चाहिए, या इन दोनों की पावर एक साथ होगी तो भी चलेगा।
समझ में आ गई, ये दो कंडीशंस होगी यहाँ पर। अभी क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है 7, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? तो आप बोलोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे हमको पता लगाना है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ देखो 17/8 लिखा हुआ है, 8 के फैक्टर्स निकालता हूँ तो 2 की पावर 3 आ जाता है। तो 2 की पावर अगर होती है तो चलेगा क्या? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई होगी। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, पर इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जब भी आपसे बोला जाए कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और आपको क्या करना है, डायरेक्टली देखकर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको उस नंबर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। अगर वो कट रहा है तो काट दो, समझ में आई बात, ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 6/15। कट रहे हैं क्या? बिल्कुल कट रहे हैं। वैसे तो हम प्यार मोहब्बत में बिलीव करते हैं, लेकिन भैया इस क्वेश्चन के अंदर वो नहीं चलेगी। यहाँ कट रहा है तो काटना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, किससे काटा? 2 से काटा। कितनी बार? 2 से काटने से 15 नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से काटा, कितने टाइम? 2 टाइम काट दिया, ठीक है। और इसी को किससे काट दिया? 3 से काट दिया, कितने टाइम? 5 टाइम। तो ध्यान से देखो, 5 की पावर 1 आ गया है, तो 5 की पावर 1 हो जाता है तो क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग हो जाता है। और अगर ऐसा मैं नहीं करता और सिंपल 15 लिखे रहने देता, तो बच्चों ध्यान से देखो, 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ 3 से करते 5 और 5 से करते 1, तो ये 3 आ जाता। 3 आना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या है, चकमा दे देता है क्वेश्चन आपको। 3 की पावर आते ही आप क्या लिख देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब ध्यान रखना, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे पहले इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको बदलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रियल नंबर का पहला चैप्टर जो है आपका, ये पूरा मेरी समझ में अच्छे से हो गया होगा। तो बच्चों आपको ऑल द बेस्ट। और ये देखो स्माइली, इसी तरीके से आपको क्या करना है? स्माइल करते रहना है और बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।